हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द साइंस फीवर। मैं आज आप लोग को ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस जो होता है आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और आप लोग जानते हैं, अगर सेल्स है, अगर लिविंग सेल है तो उसमें साइटोप्लाज्म तो होगा ही। साइटोप्लाज्म है तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा। ओके, और ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में आप लोग देखोगे कि कहीं पे भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं है। इसका मतलब ये आपको एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होगा और जो एनारोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी होगा। सो इट इज कॉमन टू ऑल लिविंग सेल्स। तो ये जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को समझने से पहले हम लोग इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एक गुस्टाव एम्बडेन, ओटो मेहॉफ एंड जे बार्नस, तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने मिलके इस पूरा ग्लाइकोलाइटिक स्कीम को बताया कि ये सारे स्टेप्स को बताया कि कैसे कैसे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में ग्लूकोज जो है फाइनली दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ठीक है, बेसिकली ग्लाइकोलिसिस जो है एक इसमें क्या आता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ओके, तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इंटर कर सकता है, जिसमें मोस्ट फेवर्ड जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है। तो आइए हम लोग प्लांट में ग्लाइकोलिसिस पाथवे को देखते हैं। तो प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो प्लांट में ग्लूकोज जो आता है आप लोग जानते होंगे फोटोसिंथेसिस से, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो सुक्रोज होता है। ठीक है, और प्लांट में जो स्टोरेज फूड है उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है आपको स्टार्च से भी आ सकता है और सुक्रोज से भी आ सकता है। तो सुक्रोज से कैसे होता है? तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड होता है दैट कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसेक्राइड से बना होता है। एक ग्लूकोज से बना होता है और प्लस एक फ्रक्टोज से बना होता है। और सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज इंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है, तो हम लोग इस पाथवे को थोड़ा सा देख लेते हैं और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे। बेसिकली हमको इसमें देखना है ग्लाइकोलिसिस में कहाँ पे एटीपी का यूज हुआ है, कहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन है। ओके, और कहाँ पे कुछ रेडॉक्स कोफैक्टर का भी फॉर्मेशन हुआ है जो फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके वो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। जो डायरेक्ट यहाँ पे एटीपी तो नहीं बनाएगा, बट वो बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब एंटर करता है तब वो एटीपी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पाथवे को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज जो है सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है ग्लूकोज में कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं था, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया है। इसका मतलब कोई एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है। तो यहाँ पे एक एटीपी का यूज होता है और यहाँ पे जो एटीपी है वो टूट जाता है आपको एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यहाँ पे एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ग्लूकोज ट्रैप करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूज होता है। उसके बाद जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बनता है। आप लोग को पता होगा ये जो बायोमोलिक्यूल से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे का आइसोमर होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है वो आइसोमेरेज एंजाइम होता है। तो आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, अगर फ्रक्टोज यहाँ पे अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फ्रक्टोज होता तो फ्रक्टोज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, इसके बाद दोनों का पाथवे कॉमन होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए। मतलब यहाँ से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद दोनों कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप इस मॉलिक्यूल में अटैच हुआ होगा तभी तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। इसका मतलब एक एटीपी का यूज यहाँ पे भी होगा। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को फिर ये ले लेगा और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होता है। और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए आपको मैग्नीशियम आयन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देने वाली बात है, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक बार अगर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन आपको पूरा पाथवे में 3 जगह देखने को मिलता है। एक फर्स्ट स्टेप जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, एक आपको थर्ड स्टेप है जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाता है, और एक लास्ट स्टेप है जहाँ पे 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरा ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में जो 3 स्टेप है 1, 3 और 10 जो आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नहीं तो सारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, नहीं तो सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ पे अभी तक देख रहे हैं कि एक एटीपी का यूज यहाँ पे हो चुका है, एक एटीपी का यूज यहाँ पे हो चुका है।
अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट बन चुका है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है आपको एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बना सकता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बना सकता है, और ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर होता है, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना दिया आपको 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको हम लोग 3-PGAL भी बोलते हैं, 3-PGAL बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये अब आपको कन्वर्ट होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग 1,3-BPGA भी बोलते हैं, 1,3-BPGA बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो देखिए आप 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे भी एक एटीपी का यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आया? तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होता है, इस फॉस्फोरिक एसिड से आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है। वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कंबाइन करता है और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है, और यहाँ पे जो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट को भी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो एक रेडॉक्स इक्विवेलेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपको NAD जो है वो आपको यहाँ पे NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है, और ये H यहाँ पे रेडॉक्स जो इक्विवेलेंट है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एन, वो कहाँ से आया? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है 1,3-BPGA में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है या 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये आपको फिर कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपको 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और फिर ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, तो 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हुआ है। फिर ये 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड वो कन्वर्ट हो जाता है आपको पायरुविक एसिड में, दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो बेसिकली ये था ग्लाइकोलिसिस में आपको रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, अगर हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं तो फाइनली क्या होता है, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपको एंटर किया है जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, बट ये कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में 3 कार्बन है, इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूल बनेगा 2 मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें भी 3 कार्बन है, इसका मतलब इसका भी 2 मॉलिक्यूल बना होगा, इसका भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, इसका भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, इसका भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो पायरुविक एसिड का भी आपको 2 मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है और एक ग्लूकोज से आपको 3 कार्बन वाला 2 कंपाउंड बन सकता है ना, सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, और यहाँ पे जो है सबसे मेन बात है, यहाँ पे आपको एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे बनता है, और ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है, क्योंकि 2 कंपाउंड है, एक कंपाउंड 1 एटीपी बनाएगा तो 2 कंपाउंड 2 एटीपी बनाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे बनता है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आपको यहाँ पे यूज हुआ है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी कितना हुआ है। डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी जो होता है आपको ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, वो 4 एटीपी बना है। डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी 4 एटीपी, 2 एटीपी यहाँ पे और 2 एटीपी यहाँ पे बना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछेगा कि नेट डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ, नेट डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ है, तो देखो 4 एटीपी हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, 2 एटीपी यूज हो चुका है ना, तो 2 नेट डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी हुआ यहाँ पे। और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन कितना होता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, तो आप देखिए यहाँ पे 2 4 एटीपी, यहाँ पे 2 और 2 4 एटीपी हो यहाँ पे, और एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH आपको 3 एटीपी बना सकता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन हुआ है, तो कितना एटीपी बन जाएगा, यहाँ पे 6 एटीपी बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से। ये कहाँ पे होता है,
ये होगा आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। तो यहाँ पे 6 एटीपी यहाँ से आ जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये डायरेक्ट एटीपी नहीं बना है, ये एनर्जी कंटेनिंग सब्सटेंसेज होता है, जिसको हम लोग रेडॉक्स कोफैक्टर बोलते हैं, ये रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोलते हैं NADH, जो एनर्जी को कंटेन करता है, बट इसका एनर्जी कपल्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तब। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम बात करें तो टोटल 6 एटीपी यहाँ पे आ गया और 4 एटीपी यहाँ हो गया, 2 और 2 4, 10 एटीपी हो गया, जिसमें 2 एटीपी यूज हो गया। तो टोटल एटीपी का फॉर्मेशन कितना होता है यहाँ पे, 8 एटीपी होता है, ठीक है। डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी कितना हुआ है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, 4 डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। लेकिन डायरेक्ट नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ है, डायरेक्ट नेट गेन मतलब यूज जो हो चुका है उसको आप उसको आप क्या करो, घटा दो। तो 4 एटीपी बना है यहाँ पे और 2 एटीपी यूज हो गया, तो 2 हो गया, 2 नेट डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। टोटल सिंथेसिस ऑफ एटीपी यहाँ पे कितना हो सकता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, तो 8 हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एंड होता है। अब ये पायरुविक एसिड जो यहाँ पे बन गया, इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, तो इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, ये डिपेंड करता है सेल के जरूरत पे डिपेंड करता है, सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है ना, और सेल के नीड पे भी डिपेंड करता है कि पायरुविक एसिड का क्या होगा, मतलब पायरुविक एसिड का भविष्य क्या है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड का क्या होगा ये आपको हम बताएंगे कि ये जो है 3 पाथवेज में इंटर कर सकता है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और एक एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में भी देखेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में भी देखेंगे। सो गाइज बी अलर्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।